हम टॉपिक पढ़ रहे थे पोटेंशियोमीटर। इंट्रोडक्शन किया था हमने इसका कुछ। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? आई हैव फ्रेम्ड अ क्वेश्चन, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? राइट इट्स प्रिंसिपल, its construction and working. So potentiometer is a device which is used to measure the EMF of a cell, internal resistance of a cell accurately, and it is also called ideal voltmeter. Ideal voltmeter हमने इसको क्यों बोला था? Suppose that I have a new cell whose EMF is 2 volt और मैंने यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया इसके पैरेलल में इसका वोल्टेज चेक करने के लिए। तो वोल्ट मीटर इसकी जो वोल्टेज है 2 वोल्ट एग्जैक्ट वोल्ट मीटर रीड नहीं करेगा, वोल्ट मीटर जो है कम करेगा 2 वोल्ट से। इट शुड बी लेस देन 2 वोल्ट, इट 1.9 वोल्ट। ये वोल्ट मीटर की डीमेरिट है, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट इस ब्रांच में आ जाएगा, वोल्ट मीटर वाली ब्रांच में, जो हम नहीं चाहते कि नहीं आए और ये एक्यूरेट ईएमएफ जो है मेजर करे। अगर हम इसके केस इसकी जगह वोल्ट मीटर के प्लेस में पोटेंशियोमीटर लगा दें, इसकी जगह वोल्ट मीटर ना लगाएं, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाएं, तो पोटेंशियोमीटर लगाएं तो पोटेंशियोमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसकी एक्यूरेट ईएमएफ को मेजर कर देगा अननोन सेल की। ये अननोन अगर मुझे नहीं भी पता होगी, ये बता देगा कि इसकी एक्यूरेट ईएमएफ है, और उस टाइम इस ब्रांच में बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा। ये हम सीखेंगे कि क्यों नहीं जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस व्हिच रीड्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये रीड करेगा। अगर ये वोल्ट मीटर ने इसका 2 वोल्ट है, वोल्ट मीटर ने 1.9 किया, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर 2 वोल्ट रीड कर लिया पोटेंशियोमीटर ने, दैट इज ईएमएफ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर। नाउ so that's why it is also called ideal voltmeter. accurate EMF ये मेजर करता है। प्रिंसिपल इसके बारे में बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, कैसे पोटेंशियोमीटर को बनाया जाता है? पोटेंशियोमीटर को बनाने के लिए ये देखिए पोटेंशियोमीटर है, इसको बनाने के लिए जो मटेरियल लगेगा, दिस इज ए वुडन बोर्ड, दिस इज ए वुडन बोर्ड। इसके ऊपर वायर फिट है, ये वायर, ये जो सर्किट में मैंने एनडी लिया है, एनडी है, ये वायर है, दिस इज ए वायर, ये वायर फिट है। ये कितनी लेंथ हो सकती है इसकी? 4 to 10 मीटर, जो लैब्स में अवेलेबल होते हैं। दिस इज वायर, इज रेजिस्टेंस वायर। ये कॉन्स्टेंटन की बनी है या मैग्नीन की। क्यों लिया गया है इसको वायर को? दिस इज हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसका हाई है, और अल्फा इसके लिए लो है। अल्फा इज लो, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इफ द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टिविटी नेग्लिजिबल चेंज होगा। नेग्लिजिबल चेंज तो होगा बट नेग्लिजिबल, चेंज इन द रेजिस्टिविटी इज नेग्लिजिबल। इसलिए जो है कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर लिया है। दूसरा जो है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर में, ड्राइविंग सेल, जो सर्किट को ड्राइव करेगा, ये सेल है ड्राइविंग सेल। सेल लगा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल, ड्राइविंग सेल। रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं हम। ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर, इसका सिंबल ये होता है सर्किट्स में, रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर। और ये की है, ये स्विच का काम करती है, 2 वे की और ये 1 वे की। एक डिवाइस एमीटर लिया गया है करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में, और दूसरा डिवाइस वोल्ट मीटर लिया गया है वोल्टेज को चेक करने के लिए। तो ये कंस्ट्रक्शन है इसकी। अब देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन ये है, जैसे ये वायर है, ये वाली वायर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? एक मीटर की वायर होगी। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इसको ऐसे नहीं कनेक्ट किया, ऐसे नहीं लेके आया इधर की वायर को बाउंड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके 1 मीटर है। उसके बाद यहाँ कॉपर स्ट्रिप्स ली, ये कॉपर स्ट्रिप्स ली। उसके बाद नेक्स्ट 1 मीटर ऐसे लगाई, उसके बाद नेक्स्ट 1 मीटर ऐसे लगाई, ऐसे। इसको लगाने का पर्पस क्या है? एक तो लेंथ पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर आ जाए, नंबर 2 कनेक्ट करने का। अगर ऐसे इसके नीचे एक स्केल लगा होता है, यहाँ ऐसे स्केल,
स्केल लगा होता है, तो 1 मीटर का स्केल अगर जो है ऐसे घुमा के लाते तो लेंथ इस साइड से लेंथ मेजर करना मुश्किल हो जाता। और नंबर 2, ये जो कॉपर ये स्ट्रिप यूज की है, ये वाइड स्ट्रिप यूज की है, वाइड स्ट्रिप इसलिए यूज की है, आई नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई ए। वाइड का मतलब इसका एरिया बढ़ाया गया, इसका एरिया बढ़ाने से क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस निग्लिजिबल हो गया, और इस वायर के साथ सर्किट में इसका रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड नहीं होगा, इसलिए ये कॉपर स्ट्रिप्स ये स्ट्रिप यूज की गई है, बीच में वायर्स के कनेक्शन है, राइट। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल क्या है इसका, कल हमने इस वायर के बारे में पढ़ा था। सपोज दैट दिस इज ए वायर, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वायर, इसका लेंथ मान लेते हैं, दिस इज वायर ए बी, इज एंड ए, दिस इज एंड बी। नाउ इसका लेंथ L ए बी, इसका रेजिस्टिविटी रो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, राइट। स्विच ये स्टैंडर्ड सेल है, दिस इज स्टैंडर्ड सेल, ये स्विच, ये रियोस्टैट, स्विच ऑन किया हमने, करंट I सर्किट में फ्लो करेगा और I ए एंड से एंटर होता हुआ B एंड में भी करंट I चला जाएगा। ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। तो करंट इस सर्किट में कितना मिलेगा, ये दिस इज प्राइमरी सर्किट, दिस इज प्राइमरी सर्किट, राइट। I इज इक्वल टू V अपॉन R, V इस केस में मैंने स्टैंडर्ड सेल यूज किया है, अपॉन R तो एक इस ये जो वायर है ए बी, इसका रेजिस्टेंस R ए बी, रेजिस्टेंस R ए बी प्लस ये देखो सीरीज में इसके साथ रियोस्टैट है, और रियोस्टैट का जो भी रेजिस्टेंस हम पुट करेंगे, रियोस्टैट का रेजिस्टेंस, ये हम इस तरह से इससे करंट ले सकते हैं। नाउ प्रिंसिपल इसका, when constant current I flows through the uniform area of cross section, the potential difference across any length of wire is proportional to length of that wire। इसको समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका। ये वायर 100 सेंटीमीटर की है, यहां से लेके मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर की है, वैसे तो ज्यादा ही है। अब भूल जाओ ये वाला ऊपर वाला सर्किट भूल जाओ, और इधर देखिए, ये मान लो आपने पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी जगह 100 वोल्ट का तो बैटरी लगा दिया आपने इधर, पॉजिटिव एंड इधर कनेक्ट कर दिया, इसका सीधा सीधा मतलब है +100 हाई पोटेंशियल, नेगेटिव इस साइड कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये है जीरो पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब ये होता है। अब देखिए वायर की लेंथ कैसे है, वायर की लेंथ मैंने 1 मीटर ली है, तो यहां पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और ये 9, 10, 20, 30, सॉरी 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर, और ये 1 मीटर बन गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर की वायर है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का वायर है इज इक्वल टू 100 वोल्ट के बराबर है। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100, इट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, इज इक्वल टू 1 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर में कितना कितना वोल्ट आ गया, 100 सेंटीमीटर। 1 मिनट, एक मीटर का वायर है, मीटर ऐसा यूनिट लेने हैं तो देख लो, 1 सेंटीमीटर में देख लेते हैं कितना वोल्टेज आता है। ये 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 वोल्ट, 100 वोल्ट दे दिया,
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये तो 1 वोल्ट आया, 1 2 3, ये तो हुआ नहीं भैया, 100 वोल्ट है। अब क्या करोगे, रिप्लाई करो, रिप्लाई। सर 10 सेंटीमीटर लेंगे। क्या बोल रहे हो? सर 10 सेंटीमीटर लेंगे गैप, 10 यस सर, सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट आ जाएगा फिर। नहीं, ये हुआ ना 10 सेंटीमीटर। यस सर, मैं 10 सेंटीमीटर में आ जाएगा। पूरी वायर, वायर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? फुल वायर यहां से यहां तक है, इसकी इसके अक्रॉस कितनी लेंथ है इसकी? 100। 100 सेंटीमीटर नहीं है? यस सर। 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर सर 10 सेंटीमीटर में निकालेंगे। 10 सेंटीमीटर में पूरी वायर का देख रहा हूं मैं लीस्ट काउंट निकाल रहा हूं इसका। रिपीट करो दोबारा। सर जैसे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 वोल्ट, तो 10 हर 10 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा, और फिर पूरी वायर में 10 वोल्ट आ जाएगा। 100 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। तो मुझे प्रूव भी करना है ये, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ प्रूव कैसे करूं, ये कैसे कर दूं? सर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 वोल्ट एंड 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100/10। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 वोल्ट, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ऐसे बोल रहे हो? यस सर। ओके, चलो दूसरा मेथड ले लेता हूं मैं। ये देखो, यहां से यहां तक लेके कितना वोल्ट हो गया? 10 वोल्ट। इधर कितना वोल्ट बचा फिर राइट साइड में? राइट साइड में कितना वोल्ट बचा? इधर 90 नहीं बच गया? यस सर। यहां से Yes, sir. यहां तक 20 वोल्ट हो गया, यहां तक 30 वोल्ट हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इधर का पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ रहा है ना। ये लेंथ और बढ़ गया तो इधर को पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? 7 वोल्ट। ये लेंथ और बढ़ गया, इधर कितना हो गया फिर? 8 वोल्ट। इधर की साइड 8 वोल्ट। ये और बढ़ गया, इधर की साइड कितना हो गया? 9 वोल्ट। ये क्लियर है? रिप्लाई करो। यस सर। अब देखो, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल अगर मैं वी ए बी मान लूं, विच इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस ए बी आई। हमें पता है रेजिस्टेंस होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, राइट? रेजिस्टेंस वायर ए बी का वी ए बी पोटेंशियल अक्रॉस द वायर ए बी इज इक्वल टू आर को रो एल बाई ए इंटू वाई। सो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इज इक्वल टू, प्रिंसिपल देखिए, व्हेन कांस्टेंट करंट, अगर मैं आई को कांस्टेंट कर दूं, आई कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी ऑलरेडी कांस्टेंट है मटेरियल की, आई रो डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बचा लेंथ, ये जो सारे कांस्टेंट हैं वी ए बी इज इक्वल टू आई कांस्टेंट रो कांस्टेंट, एक इनको मान लिया के। लेंथ अब क्या बन गया ये? पोटेंशियल अक्रॉस द वायर ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर
यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर लेंथ है तो 10 वोल्ट पोटेंशियल है, 20 सेंटीमीटर लेंथ है तो 20 वोल्ट पोटेंशियल है। पोटेंशियल जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वायर। अब ये ऑर्डिनरी वायर नहीं रही, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ने के साथ इसके पास, अगर बैटरी के पास पोटेंशियल है और उधर मैं बोल रहा हूं वायर के पास भी पोटेंशियल ही है, इतने पोर्शन में पोटेंशियल क्या है, इतने पोर्शन में पोटेंशियल क्या है, के मल्टीप्लाई बाई इस पोर्शन की लेंथ। जब मैं आगे बढ़ गया तो के तो उतना ही रहेगा, लेकिन लेंथ बढ़ गई तो पोटेंशियल भी बढ़ गया। आगे पहुंच गए हम तो के बढ़ गई, के उतना ही रहा, लेंथ फिर बढ़ गई तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसका प्रिंसिपल बना, व्हेन कांस्टेंट करंट आई फ्लोज द वायर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी अगर इस वायर की इतनी लेंथ है तो इसमें जो पोटेंशियल आएगा वो इतनी इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। राइट। अब देखिए ये इसका प्रिंसिपल है, और ये पेपर में 2 पॉइंट्स जो है, आपने अगर कभी पेपर में आए तो पेपर में 2 पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट। और नंबर 1 देखो, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये यूनिफॉर्म नहीं लग रहा है, ये यहां से यूनिफॉर्म है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, ये कांस्टेंट होना चाहिए, तभी बनेगी ये इक्वेशन। ये कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि वायर टेढ़ी मेढ़ी हो। नंबर 2 करंट कांस्टेंट। जब करंट कांस्टेंट कर दिया, एरिया कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल और इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया, इसको बोलते हैं। और के को यहाँ पे स्पेशली क्या बोलेंगे, के इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस के। हमने पढ़ा V इज इक्वल टू के एल आया मेरे पास, के अंदर क्या है, रो आई डिवाइड बाई ए, राइट, इनटू एल। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट। तो के, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये के बारे में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब गिरना, फॉल होना, कम होना, फॉल इन द पोटेंशियल एज द लेंथ इंक्रीजेस। के कम, ग्रेडियंट का मतलब फॉल इन पोटेंशियल एज लेंथ इंक्रीजेस। ये देखो यहाँ प्लस 100 वोल्ट है, इधर को लेंथ बढ़ रही है, फॉल कर रहा है पोटेंशियल, क्योंकि इस साइड का बढ़ रहा है और इस साइड जो बची साइड उसका कम हो रहा है, और यहाँ पे जाके 0 वोल्ट। fall in the potential as the length increases, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको हम बोलते हैं। इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राफ क्या है, k किसके बराबर बन गया, k इज इक्वल टू v अपॉन l, और k कांस्टेंट है क्योंकि k के अंदर क्या है, व्हाट इज k, रेजिस्टिविटी है। कांस्टेंट लिया अगर मैंने या मैंगनीज लिया तो उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी। आई मैंने करंट कांस्टेंट दे दिया, एरिया उसका यूनिफॉर्म रख दिया। इनके बीच में जो ग्राफ है वो क्या है, ग्राफ जो है पूछा जाता है पेपर में, ये भी ग्राफ जो है लेंथ के बीच में और पोटेंशियल के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन हो तभी के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, दिस इज के इज कांस्टेंट। और के यूनिट बने यूनिट वोल्ट पर मीटर। अब ये प्रिंसिपल, ये जो वायर की लेंथ प्रोपोर्शनल है इसके पोटेंशियल के, इस अब देखिए अगर ये सेल है नीचे, ये 100 वोल्ट का मैंने लिया स्टैंडर्ड सेल को, इसी को लिखा है ऐसे, ये तो सेल फिक्स है, इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ ES इज इक्वल टू 100 वोल्ट जो मैंने लिया ये फिक्स है। लेकिन वायर जो है, वायर भी एक सेल है वर्चुअल। अब ये सेल वेरिएबल सेल है, देखो ये वायर, दिस इज, ये सिंपल वायर नहीं रही, अब दिस इज नॉट ए सिंपल वायर, दिस इज सेल। इसके भी 2 टर्मिनल हैं, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, और ये वेरिएबल सेल है। इसको मैं एरो लगा दूंगा, जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा पोटेंशियल। लेकिन ये वायर 100 वोल्ट K इंटू L ये दे रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ये 100 K इंटू L इज नेवर ग्रेटर देन 100 वोल्ट।
ये 100 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए वायर लेंथ ही लेते हैं 4 मीटर से 10 मीटर की, ताकि हम बड़े से बड़े सेल का ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकें। कैसे करेंगे ये हम चेक करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल? समबडी रिप्लाई मी कि हमें प्रिंसिपल समझ आ गया सर। फिर मैं आगे मूव करूं। रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेंथी टॉपिक है ये बेटा। ये देखो, ये भी पोटेंशियोमीटर है, ये सेल है, रियोस्टेट है, एमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। ये वाला पार्ट करेंगे अब हम। पोटेंशियोमीटर के यूज एप्लीकेशन, मतलब यूज एप्लीकेशन नंबर 1, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। ओके, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अगर मेरे पास एक सेल, इसका ईएमएफ E1 है, दूसरे का E2 है, अननोन है, तो उसकी ईएमएफ को फाइंड आउट किया जा सकता है। नंबर 3, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये आज हम करेंगे ये वाला पार्ट। अगले 2 लेक्चर में हम सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन इसकी करेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी है। फिर देखो, अब लेट अस सपोज दैट आई हैव अननोन सेल, आई हैव सेल ऑफ अननोन ईएमएफ। इसका अननोन ईएमएफ है, मुझे नहीं पता, E1। क्वेश्चन पेपर में ये आता है पहला, ये जो अननोन सेल है इसकी ईएमएफ मस्ट बी ऑलवेज ऑलवेज लेस देन द स्टैंडर्ड सेल। ये क्वेश्चन है। अगर ऐसा हो गया, ये है ड्राइविंग सेल, ये करेगा सर्किट को ड्राइव, राइट, ये नहीं करेगा तो। और ये जो छोटा सेल हमने लिया जिसका ईएमएफ हमें निकालना है, राइट, उसका ईएमएफ हमेशा ही कम होना चाहिए। अब इस सेल का ये पॉजिटिव पोटेंशियल और इसका नेगेटिव। और हमने क्या किया, इस सेल का ये जो सेल लिया अननोन, इसका ये पॉजिटिव पोटेंशियल ए एंड से, पॉजिटिव टर्मिनल ए एंड से कनेक्ट कर दिया, ए से। अगर नेगेटिव किया इसका आपने, तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, मीनिंगलेस। ये अननोन सेल जिसका ईएमएफ E1 है, ये यहाँ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने लगाया यहाँ गैल्वेनोमीटर, उसके बाद जॉकी जो है थिक वायर होती है जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने ये जॉकी को रख दिया यहाँ पे, इस एंड पे, ए एंड पे से टच करा दिया। जब ए एंड से मैंने टच कराया, देखो ये मैंने ए पॉइंट लिख लिया, और उस टाइम गैल्वेनोमीटर की नीडल कैसे है, ऐसे लेफ्ट साइड। क्यों है? क्योंकि इस सेल से करंट चल रहा है, ऐसे ऐसे, इस तरह से, और इस साइड चलेगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल लेफ्ट साइड जो है मुड़ जाएगी। तो एक गैल्वेनोमीटर की नीडल लेफ्ट साइड। अब हमने क्या किया, जेंटली इस वायर को ऐसे स्लाइड किया, इस जॉकी को यहां रखा था, अब यहां से हम यहां पे ले आए, स्लाइड करते करते यहां से आए। जैसे यहां पे आए तो इतना पोर्शन वायर का, वायर की प्रॉपर्टी क्या है, के, और ये वाली लेंथ x इसके बीच में आ गई। ए से मैंने इधर वाली डिस्टेंस जो x मान ली, kx। अब k इंटू एक्स, k इंटू एल भी लेंथ था, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप। इतना पोटेंशियल ड्रॉप वायर का बीच में आ गया। इसके कारण क्या हुआ, ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है ये थोड़ा सा इधर आ गया, पहले डाउन थी लेफ्ट, फिर थोड़ा सा ऐसे आई। फिर हमने इस वायर को जेंटली और स्लाइड किया राइट साइड टुवर्ड द पॉइंट, और जैसे ही सपोज करो यहां पे पहुंचे, आप पहुंच गए यहां पे जे पॉइंट में। अब एक्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और के तो कांस्टेंट है। जे पॉइंट पे आप पहुंचे, मान लो ए से लेके जे तक, पहले एक्स मैंने लेंथ मानी थी, लेंथ बढ़ बढ़ के एक्स बढ़ बढ़ के, सपोज दैट एन एनी लेंथ एल होगी,
और K इसके साथ ऑलरेडी है और K इंटू लेंथ इस पोर्शन का पोटेंशियल है। और एक स्टेज ऐसे आई जब J पे आप पहुंचे तो गैल्वेनोमीटर की नीडल एग्जैक्टली ऐसे आ गई। गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे आने का मतलब जीरो डिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों हुआ? गैल्वेन इस ब्रांच में करंट जीरो है, क्यों हुआ ऐसा? सर वोल्टेज बराबर आ जाएगी। हाँ मैं बता रहा हूं आपके क्यों आ गई, उससे भी डिटेल में बताऊंगा। जीरो डिफ्लेक्शन दे दी गैल्वेनोमीटर में, कारण इसका एक अलग सर्किट में बना लेता हूं। ये एंड ए और ये नीचे अननोन सेल, और ये ऊपर ये जे पोर्शन। अब ये जो वायर का पोर्शन था ए जे, दिस इज नॉट ए पोर्शन, दिस इज ए सेल। और इसका ईएमएफ किसके बराबर है? इसका वोल्टेज इस ईएमएफ नहीं बोल सकते हम, पोटेंशियल के एल। अब इस क्लोज सर्किट का नेट ईएमएफ मैं निकालूं, लिसन, व्हेन जॉकी एट ए, जब जॉकी ए पॉइंट पे थी तो लेंथ जीरो थी। लेंथ कितनी थी? जॉकी जब यहां थी बेटा तो ये लेंथ जीरो थी, तो इसका मतलब क्या था? के इंटू एल कितना था? जीरो। के इंटू एल। तो अभी सर्किट की नेट ईएमएफ निकालते हैं पहले। इस नेट ईएमएफ को निकालने के लिए मैं किरचॉफ लॉ का यूज करूंगा। ऐसे चला मैं और मुझे ये मिला, ये सेल E1, नेट ईएमएफ कितना आया? इसका लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल ईएमएफ E1 प्लस लिया मैंने, उसके बाद ए से होते हुए यहां गए, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लोअर पोटेंशियल दूसरा टर्मिनल नेगेटिव, और इसका पोटेंशियल बना KL। ए पॉइंट पे KL जीरो। तो जब ए पॉइंट पे नेट ईएमएफ एट ए इज इक्वल टू E1 माइनस जीरो, KL जीरो है, इज इक्वल टू E1। उस वक्त इस सेल की ईएमएफ E1 थी और मुझे नहीं है पता कितनी थी। जब मैंने जॉकी को इधर से इधर मूव किया एट जे, वेरी केयरफुली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ गया, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एट जे, जब जे पे आप पहुंचे तो नेट ईएमएफ कितना आया? नेट ईएमएफ इज इक्वल टू, जब जे पे पहुंचे तो एल बढ़ गया तो के एल का प्रोडक्ट बढ़ गया और इनका डिफरेंस घट गया, E1 माइनस के एल, राइट। और किरचॉफ लॉ है नेट ईएमएफ ऑफ ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो। सो E1 माइनस के एल, L1 नहीं है, इज इक्वल टू जीरो। सो E1 इज इक्वल टू के एल। ये जो अननोन सेल का ईएमएफ है जो मुझे नहीं पता है, वो किसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा? के एल के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। उस टाइम इस सेल से करंट चलेगा इधर और इस सेल से करंट चलेगा इधर, और करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं किया और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना आया? जीरो आया। और अननोन सेल का ईएमएफ, इससे ये सेल E1 जिसका ईएमएफ अननोन है, वायर की जो इतनी वोल्टेज है, जितनी वोल्टेज का वो सेल बना वर्चुअल, उसने इसको बैलेंस कर दिया। दिस एज इज नोन एज बैलेंसिंग लेंथ। और एंड ईएमएफ ऑफ द अननोन सेल इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल V इज इक्वल टू KL, राइट। अब मैं जे से आगे ले जाऊं निडल, तो निडल फिर इधर चल पड़ेगी गैल्वेनोमीटर की, क्योंकि ये सेल बड़ा हो जाएगा और ये सेल करंट देना इधर शुरू कर देगा, ये इधर देना शुरू कर देगा। अब ये स्टेज ऐसी है, ये सेल ऊपर से इधर को करंट दे रहा है, ये इधर से करंट दे रहा है, और दोनों इस सर्किट में कोई करंट नहीं चल रहा है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जीरो। सो ईएमएफ ऑफ अननोन सेल इज इक्वल टू K इंटू एल। और ईएमएफ मुझे कैसे मिल जाएगी? K के अंदर क्या है? I,
कांस्टेंट करंट का वैल्यू मुझे करंट का वैल्यू पता है, रेजिस्टिविटी मुझे वायर की पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे पता है, और लेंथ मैं स्केल से मेजर कर लूंगा जितनी लेंथ है। E1 EMF of the unknown cell can be find out, right? Somebody reply me, you understand this? श्रद्धा रिप्लाई करो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. आरुषि, Yes, sir. अमीश सूद, Yes, sir. गरिमा शर्मा, Yes, sir. सुजल, आर यू इन क्लास बेटा? यस सर। 2 से 3 टाइम्स लिसन करना है इसको, तब समझ में आएगा। ये वंशिका राव, यस सर। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर अभी दो, अब देखिए ये सेल मैंने ले लिया, इसका काम हो गया। अब दूसरा एप्लीकेशन, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। कैसे? E1 सेल, इसको मैं L1 लेंथ मान लेता हूं क्योंकि अब मुझे दूसरा सेल भी लेना है। तो E1 मेरे पास कितना आएगा? KL1 इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने दूसरा सेल ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसका ईएमएफ E2 है, कोई और ईएमएफ है, गैल्वेनोमीटर, और इसको भी वैसे ही किया, ए से रखा, फिर जेंटली स्लाइड किया, जे से इस इधर लेते आए, और इसका ईएमएफ और है तो मान लेते हैं ये किसी और लेंथ पे, P लेंथ पे बैलेंस हो जाता है, और ये लेंथ जो है L2 है, यहां से यहां तक की लेंथ जो है L2 है। देन E2 इज इक्वल टू, E2 को मैं किसके बराबर लिखूं बेटा, आपको बताइए? KL2. KL2. KL2, गुड, सिंपल। L2 में मेजर कर लूंगा, स्केल लगी है इस पे। अब दोनों को आप डिवाइड कर दें इक्वेशंस को, E2 बाई E1 इज इक्वल टू KL2 बाई KL1, K से K कट गया, इट इज इक्वल टू L2 बाई L1। और यहां से अगर मुझे सपोज दैट E2 कैलकुलेट करना है, इट इज इक्वल टू L2 बाई L1 इंटू E1। अगर मेरे पास E1 दिया गया है 1.5 वोल्ट और L1 लेंथ मेरे पास बैलेंसिंग लेंथ आई 40 सेंटीमीटर, L2 बैलेंसिंग लेंथ आई 50 सेंटीमीटर, तो ईएमएफ दूसरे सेल का कैलकुलेट किया जा सकता है 50 डिवाइड बाई 40 इंटू 1.5, 0 से 0 कट गया, इट इज इक्वल टू 5/4 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 10, इट इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 4। कितना आंसर आ गया? 3.7 वोल्ट, राइट? 3.7 वोल्ट, यही है बेटा आंसर। Yes, sir. तो इसके जिस तरह से मैंने आपको इसको समझाया उस तरह से न्यूमेरिकल आपको बहुत आसान लगेंगे, और यही हमारा मोटिव है कि हमें आर्टिकल के साथ न्यूमेरिकल भी समझ में आए, और न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। कल संडे है, संडे को इसको इसके कंप्लीट नोट्स बनाएं, पहले इसकी डिटेल में थ्योरी पढ़ें, उसके बाद सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में डिफिकल्ट न्यूमेरिकल ना लें, सिंपल न्यूमेरिकल लें। सिंपल न्यूमेरिकल के बाद स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएं, और इस पोटेंशियोमीटर के इतने बड़े पोर्शन, इस पोर्शन के कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स करें, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखें। अगर आप ऐसा करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको ध्यान से पढ़, ये वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ लेना जो मैंने बैलेंसिंग लेंथ का बताया, यहां से यहां तक का वर्चुअल सेल, और ये
यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का करंट 0 क्यों आता है, ये डिटेल थ्योरी है। के के बारे में ध्यान से पढ़ें, के इज इक्वल टू वी अपॉन एल। अगर ये एक पोटेंशियोमीटर में कांस्टेंटन की वायर है तो के को मैं K1 कर दूंगा, दूसरे में मैग्नेन की है तो K2 कर दूंगा। इन चीजों के बारे में ध्यान से पढ़ें, बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। चाहे कम पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें और ज्यादा पढ़ें।